नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बहन की दास्तान सुनाने आई हूं जो कि टूट चुकी है, मानसिक तौर से बहुत ज्यादा परेशान है। जब इन्होंने मुझे कॉल किया और अपनी दास्तान सुनाई, मुझे बहुत हैरानगी हुई कि कैसे कोई इतना परेशान कर सकता है किसी को, जो कि हम देखते आ रहे हैं। लाखों बहनें, लाखों माएं, लाखों पिता परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस बहन की कहानी कुछ अलग है। जब इनका कॉल आया मुझे तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस है वैसे ही मेरा भी केस है। हम भी 3 बहनें हैं और मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट। मेरी मां नहीं है, मेरे 80 वर्ष के पिता हैं, बूढ़े पिता हैं घर में, और मेरे भाई की शादी, जो खुद भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, सिर्फ 4 महीने की शादी, लड़की ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। दुख तो इस बात का है कि बहनों के ऊपर भी आरोप लगे जो शादीशुदा बहनें थी, जो कभी उस लड़की के साथ रही भी नहीं। विडंबना यह है कि इस बहन का सिलेक्शन हो गया था, कौन बनेगा करोड़पति, फास्टेस्ट फिंगर इन्होंने क्रॉस कर लिया था और हॉट सीट तक पहुंच चुकी थी। इस टाइम पे इनके जीवन पे मोड़ आया, एक ऐसा बहुत दर्दनाक। इनसे एक इंटरव्यू हुआ जहां पे उनसे नाम पता पूछा गया और पूछा गया कि आपके ऊपर क्या कोई केसेस हैं। तो इन्होंने, क्योंकि ये सच बोलते हैं और पूरा परिवार सच्चाई से अपना जीवन काट रहा है, इसलिए इन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही कि जी हमारे ऊपर एक केस है, उसमें हमारा नाम है, एक कंप्लेंट फाइल हुई है हमारे खिलाफ। उसी वक्त केबीसी ने इन्हें मना कर दिया। इनका सिलेक्शन हो चुका था लेकिन इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बताइए इनका क्या कसूर है। वो लड़की 4 दिन इनके साथ रही, उसके बाद बाहर चली गई जहां पति पत्नी रह रहे, इसका भाई और भाभी। वहां क्या अनबन हुई, लेकिन जैसे आप सब ही जानते हैं कि 498 जैसे केसेस में बहनों का नाम, उनके हस्बैंड्स के नाम, 2-2 महीनों के बच्चों के नाम, बहुत सारे 90 साल के बुजुर्गों के नाम, यहां तक कि कुत्तों के भी नाम एफआईआर में लिखा दिए जाते। ऐसे ही कुछ इनके साथ भी हुआ, इनका नाम भी उसमें शामिल था। इस वजह से ये कितनी परेशान हो, आइए इनकी ही जबानी सुने। मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ। मैं इस समय बेहद मानसिक तनाव से गुजर रही हूँ। मैंने अपनी समस्या बरखा मैडम से कहा। मैंने उनका वीडियो बहुत सारा यूट्यूब पर देखा था। मैं बरखा मैडम से संपर्क की, उनको मैंने सारी बातें बताई। बरखा मैडम ने मुझे हिम्मत दी, मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रख सकूं। इसके लिए मैं तहे दिल से बरखा मैडम की शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ अपनी कुछ समस्याएं आपको बताने जा रही हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं खुद एक पुत्री भी हूँ, एक बहू भी हूँ, माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, देवरानी भी हूँ, जेठानी भी हूँ। मैं इन सभी महिलाओं की सभी रूपों को बखूबी निभाते हुए अपना खुशहाल जीवन जी रही थी। मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ। मैं जिस जॉब की मैंने कामना की थी कि मैं ऐसे जॉब में जाऊँ जहाँ मैं मानव की सेवा कर सकूँ, और भगवान की दया से मुझे ऐसा जॉब मिला जहाँ मैं मानव की सेवा कर रही हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रही हूँ और इस कोरोना के दौर में मैं अपनी 100% देश की सेवा कर रही हूँ। एक कोरोना वॉरियर के रूप में मैं काम कर रही हूँ। खैर,
मैं अपनी बातें आपको बता रही हूँ। कुछ समय पहले तक मैं बेहद खुशहाल थी। मेरे निजी जीवन में सब कुछ मौजूद है। मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ। मेरे पति सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। भगवान की दया से मुझे पुत्र और पुत्री 2 हैं, 2 बच्चे हैं। और हमारे ऊपर पिता का गार्जियन के रूप में छत्र छाया भी मौजूद है अभी। और हम लोग बहनें हैं, और हम बहनों के बीच में इकलौता भाई है। माँ का साया हमारे ऊपर नहीं है। मेरा भाई हमसे बहुत छोटा है। हम सभी बहनों ने अपने भाई को उसका मुकाम दिलाने के लिए बहुत समर्पण दिया है, बहुत त्याग किया है अपने भाई को। और मेरा भाई अपनी मेहनत के बल पे आज ऐसे पद पर है जो उसका ख्वाब था, उसका सपना था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बहुत ही अच्छे पद पर कार्यरत है और बहुत ही अच्छी सिटी में सर्विस करता है। हम लोगों का ख्वाब था कि हम लोग अपने भाई की शादी बहुत अच्छे से करें। खैर, मेरे भाई की शादी 2 साल पहले हुई। वो शादी कर अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया और यहाँ करीब 1 हफ्ते के आसपास रहा, फिर अपनी पत्नी के साथ अपने कार्यस्थल पर चला गया। वहाँ पति पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें हुई, जिसे मैं क्या शेयर करूँ। मैं यहाँ अपने भाई की बात रखने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपनी बात रखने आई हूँ। मैं यहाँ आपको अपनी बातें बताऊँगी। भाई की पत्नी भाई के साथ 4 महीने वहाँ रही। 4 महीने रहने के पश्चात वो अपने मायके आती है, और मायके आने के बाद 10 दिन के बाद उसने 498A का केस मेरे भाई के ऊपर दायर कर दिया। और उसमें हम सभी बहनों का नाम, पिता का नाम, हम लोगों के पतियों तक को नहीं छोड़ा। पति का भी नाम उसने दे दिया। हमारा गृहस्थ जीवन अलग है। हम लोग अपने अपने गृहस्थ जीवन में सुखी जीवन जी रहे हैं। हम लोगों के जीवन में इस केस से हलचल मच जाता है। हम लोगों को क्या लेना देना भाई के जीवन से। हम लोग का अपना गृहस्थ जीवन है, अपने पति हैं, अपने बाल बच्चे हैं। हम लोग अपने पति अपने बाल बच्चों के साथ सुखी जीवन जी रहे थे। इस केस के बदौलत हम लोगों के जीवन में भूचाल चला आता है। उसने हमारे 80 साल से ऊपर वृद्ध पिता को भी नहीं छोड़ा, उसका भी उन्होंने नाम दे दिया, जबकि वो हम लोगों के साथ रहती ही नहीं थी। वो तो बेंगलोर में अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन ये कानून ऐसा है जिसमें बहुओं की सुनी जाती है, ननद, देवरानी, जेठानी, सास की नहीं सुनी जाती। ये ऐसा कानून है जिसमें ननद का जीवन बर्बाद होता है, जेठानी की गृहस्थ जीवन बर्बाद होता है, देवरानी का गृहस्थ जीवन बर्बाद होता है, जबकि उन लोगों का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं होता है। हम सभी बहनों ने, पिता ने कभी कोर्ट कचहरी का रास्ता नहीं देखा था। हम लोगों को उसने कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखा दिया। हम लोग कोर्ट कचहरी जाने लगे। चूँकि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, मेरे पति बाहर सर्विस करते हैं, यहाँ बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे पिता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरी सर्विस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं सभी जिम्मेदारी को निभाती हूँ। मेरा खुद का जीवन बहुत व्यस्त होता है, और उस व्यस्तता में मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मुझे अपने बच्चों को जो मैं समय देती हूँ अपने पिता, उसमें मुझे कटौती करनी पड़ती है। और ये बात तो यहीं ख़त्म नहीं होती। ये ऐसा कानून है जो हम महिलाओं को के गृहस्थ जीवन को हिला कर रख देता है। खैर, जो भी हो, केस मुकदमा देखते हुए मैं अपना जीवन काट रही थी। अचानक ऐसी एक घटना घट जाती है जीवन में, जिसे मैं बेहद मानसिक तनाव में आ जाती हूँ, और मैं इसे भूल नहीं पाती। मेरे जीवन का एक झटका की तरह ये घटना है। होता ये है कि मई में केबीसी का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें मैंने भी रजिस्ट्रेशन कराया था। किस्मत ने मेरा साथ दिया। मेरा 20 वर्षों का सपना केबीसी के मंच पर आने का साकार होता सा मुझे दिखाई देने लगा। मैंने बहुत मेहनत की, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की, मेरे पिता ने बहुत मेहनत की, और इस मेहनत के बदौलत मैं हर लेवल को पार करती चली गई। और पार करते करते मैंने फास्टर फिंगर फर्स्ट तक मैंने पार कर लिया। मैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए सेलेक्ट कर ली गई। 24 तारीख को मेरे पति के साथ मेरा इंटरव्यू लिया गया। 24 अगस्त को मेरे पति के साथ मेरा इंटरव्यू लिया गया, जिसमें मुझे बताया गया कि आप सेलेक्ट कर लिए गए हो फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए। 28 अगस्त को मेरे पास फ़ोन आता है।
फ़ोन आने पर मुझे मेरी शेड्यूल बताई जाती है कि 20 सितंबर को आपको मुंबई आना है, 23 से 26 तक आपकी शूटिंग चलेगी। उसके बाद कहा जाता है कि आपसे कुछ नॉमिनल प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझसे कुछ नॉमिनल प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, नाम, जन्म तिथि इत्यादि पूछा जाता है। साथ ही ये पूछा जाता है कि क्या आप पर कोई केस है। मैंने कहा हाँ, मेरे भाई के ऊपर केस है जिसमें मेरा नाम है। बस उसके बाद केस के बारे में वो लोग थोड़ी बहुत पूछते हैं और उसके बाद मुझे मेरा नाम हटा दिया जाता है और मुझे रोज़ बताया जाता है, मैं जब भी पूछती हूँ मुझे ये बताया जाता है कि आपका केस से नाम हट जाएगा तो आपको ले लिया जाएगा। अब इस वक्त इस केस से नाम हटाना कितना बड़ा मुश्किल है। हाई कोर्ट बंद है और नाम हटाना इतना छोटा सा प्रोसेस तो नहीं है। न्यायालय ने मुझे कोई सज़ा नहीं दी। मेरा केस न्यायालय में अभी विचाराधीन है और सर्विस में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हूँ। मुझे अपने जॉब में भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, लेकिन बिना किसी गलती के केबीसी की तरफ से मुझे सज़ा दी गई, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैं इस पोर्टल के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति जी को, जो खुद एक अधिवक्ता रह चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कानून मंत्री को ये बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा कानून है जिसमें सिर्फ नाम देने से लोग को अपराधी बना दिया जाता है, जिसकी सज़ा मुझे केबीसी से मिल गई है। मेरा जो लाइफ टाइम मेमोरेबल अचीवमेंट जो मैंने पाया था वो मैंने खो दिया है, मुझे उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मैं इस मंच से केबीसी के सोनी टीवी के ओनर को, केबीसी के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर्स को मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा सिर्फ इस केस में नाम है और एक ऐसा कानून है जिसके बारे में सर्व लोग जानते हैं, सर्वविदित है ये कानून के बारे में कि भारत में इस कानून का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। एक महिला सिर्फ नाम दे देने से अपनी ननद का, अपनी देवरानी का, जेठानी का, सास का, सभी के घर में भूकंप ले आती है, जबकि सबका अपना अपना गृहस्थ जीवन है। उन लोगों के सुखी जीवन में परेशानी ला देती है और इतना लाइफ टाइम मेमोरेबल अचीवमेंट से उसे दूर कर दिया जाता है। मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखना चाहती हूँ और यह कहना चाहती हूँ कि बताएं मेरी क्या गलती है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अमिताभ बच्चन जी से, सोनी टेलीविजन से, केबीसी के आयोजकों से कि एक बार रिकंसिडर करें इस मैटर को। इस बहन ने लगातार कई सालों से सपना देखा था केबीसी की हॉट सीट पे बैठने का। आज इन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली, इन्हें डिस्क्वालीफाई मत करिए, प्लीज रिकंसिडर। बहुत आशाएं हैं इस बहन की आप लोगों से। अमिताभ बच्चन जी तो खुद इतना सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं कोरोना वॉरियर्स को। ये नर्सिंग स्टाफ सुपरिटेंडेंट हैं, इन्हें भी हमें एनकरेजमेंट देना होगा। अमिताभ बच्चन जी खुद कहते हैं कि कोरोना वॉरियर्स को वो सैल्यूट करते हैं। दिस इज द टाइम टू रिकंसिडर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस लेडी। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये वीडियो ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक का बटन भी है। आप हमें शेयर करिए कि आपको क्यों नहीं अच्छी लगी ये वीडियो। हम और इम्प्रूव करना चाहेंगे। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहन देते हैं, तो प्लीज कीप कमेंटिंग। थैंक यू।